हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं? तो भोजन के घटक यानी जो उसमें भोजन में जो भी तत्व वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं? हमारे भोजन के घटक होते हैं। भोजन जिससे बनते हैं वो सब उसके घटक होते हैं। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें तरह तरह की सब्जियां होती हैं, तो वो सारे क्या हो गए? भोजन घटक हो गए। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब क्या है? भोजन के घटक होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भोजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक प्रकार की भोजन में क्या होता है? एक प्रकार के भोजन में आपको चपाती मिल सकती है, दाल मिल सकती है, बैंगन मिल सकती है, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में आपको चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, भिंडी हो सकती है। तो ये सब क्या है? भोजन के घटक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में भी आप अप्पम, मछलियाँ, सब्जियाँ हो सकती है। अब बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। यानी खाद्य पदार्थ जिनको हम खाते हैं उनको हम कहते हैं खाद्य पदार्थ। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि जो प्रत्येक व्यंजन है, यानी व्यंजन यानी कि भोजन है, प्रत्येक भोजन जो होता है वो क्या होता है? एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। क्या होता है? एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है। यानी कि हम बात करते हैं, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की सब्ज़ी, 3 तरह की सब्ज़ी हम मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा आप चावल भी देखते हैं तो चावल या बिरयानी होता है, पुलाव होता है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें डली होती है। तो एक या एक से अधिक चीज़ें होती है उसमें। और जो हमें कहाँ से मिलती है? हमें पादपों से यानी कि पौधों से मिलती है, या हमें जंतुओं से यानी कि हमें जानवरों से मिलती है। पादप से या जंतु से, 2 तरह से हमें चीज़ें मिलती हैं। कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? तो हम बात करते हैं कच्ची सामग्री के संघटक क्या होते हैं। तो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक घटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। यानी कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटक को हम पोषक कहते हैं। जैसे कि अब भोजन में हमें पता है प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये सारे हमारे पोषक होते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल्स। तो ये 5 तरह की चीज़ें होती हैं हमारे भोजन में पोषक के रूप में। पोषक रूप में क्या क्या हो जाती है, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें रोटी चावल में मिल जाती है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ऑयल पदार्थ में वसा मिल जाता है, विटामिन हो गई, खनिज लवण हो गया जो कि हमारे जल और सलाद वगैरह मिल जाते हैं हमको। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश यानी कि फाइबर। तो क्या होता है? रुक्षांश हमारे फाइबर्स होते हैं जो कि हमें क्या छिक्कल वाले चीज़ों में ज़्यादा मिलते हैं, या फिर हम जो आटा चालने के बाद हम फेंक देते हैं तो वो उसमें भी क्या होते हैं? हमारे रुक्षांश होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उन्हें भी यूज करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँगा क्या सभी पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज है, तो क्या ये सभी में पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी में ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती है। किसी में 1-2 तत्व होती है, किसी में 2-3 होती है, किसी में 1 ही होती है। तो और इसकी कुछ विधियां हैं जिनके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। चलिए कुछ परीक्षण करके देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इन परीक्षणों को करने के लिए आपको सबसे पहले आयोडीन की ज़रूरत होगी, फिर कॉपर सल्फेट की ज़रूरत होगी और कास्टिंग सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी, और आपको कुछ प्रखनली तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इसको कैसे करेंगे? इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को, यानी जो हम सर्च करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो उनसे प्राप्त होगा उसको हम सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं।
जैसे ये है सारणी 1.2, जिसमें हम बताएंगे हमने जब टेस्ट किया, जब हमने परीक्षण किया तब हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो बात कर लेते हैं, और हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं? मंड और शर्करा होते हैं। एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है आपका कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं, तो उसमें मंड होते हैं, शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है? तो इसके लिए परीक्षण करके देखते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। खाद्य मतलब कोई चीज़ लीजिए और उसमें टेस्ट करने के लिए जैसे आलू ले सकते हैं, रोटी वगैरह चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालें। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या ये नीला या काला हो जाता है? यह नीला या काला रंग जो होता है वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि आप चावल पर जो हमने मिश्रण तैयार किया था आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिंग सोडा का, अगर हम इसके मिश्रणों को डालते हैं किसी चीज़ पर तो वो जब नीला या काला रंग का हो जाता है, क्या नीला या काला रंग का हो जाता है, तो वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसा कि यहाँ पे आलू पे करके दिखाया गया है, नीला या काला 2 रंग है। कौन सा रंग हो जाता है जब मंड की उपस्थिति होती है? तो नीला या काला हो जाता है। इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं प्रोटीन की उपस्थिति को कैसे देख सकते हैं, उसके परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दीजिए। 10 बूंद जल डालें और उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में क्या डालना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा और कास्टिक सोडा का विलयन हो जाएगा, और अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। और आपने क्या देखा, क्या प्रखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? तो जब हम प्रोटीन का चेक करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, बैंगनी रंग का पदार्थ। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि हमें बैंगनी पर्पल कलर दिख जाए, पर्पल कलर दिख गया, बैंगनी कलर दिख गया इसके ऊपर, इसका परीक्षण करने के बाद तो वो बताता है हमें कि प्रोटीन है इसमें। यानी बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दिखाता है, और आप इसे किसी और खाद्य पदार्थों पर भी टेस्ट करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगला है बसा के लिए परीक्षण। तो बसा के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बसा के लिए हमें खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है। कोई भी चीज़ लेंगे, मतलब खाद्य पदार्थ लेंगे, और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। क्या करना है आपको, कूटना है। और ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना भाई, कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? यानी पहले आपको जिस चीज़ पर चेक करना है उसको रखिए कागज़ पर, उसको पीटिए कुटिए, फिर कागज़ खोल के देखिए क्या उस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के
सामने लाए, किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए, किसी रोशनी के सामने लाना है और इसमें हमको धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हमको कूटने के बाद जब हमें कागज़ पर क्या है, तेल का धब्बा दिखाई देगा, किसका? तेल का धब्बा दिखाई देगा, तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें वसा है। आप मूंगफली लीजिए, उसको आप एक कागज़ पे कूट के देखिए, कूटने के बाद आपको, या सरसों लीजिए कूट कर देखिए, उसके बाद आपको तेल से धब्बे से नज़र आएंगे उस पर कागज़ पर, तो समझ लीजिए इसमें क्या है, वसा है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी हो सकती है। क्या हो सकती है भैया? खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है और इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल जो आया था वो सूख जाए। और इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, यानी कि वसा फैट जो है वो उपस्थित नहीं है इसमें। तो धब्बा है इसका मतलब वसा है और धब्बा नहीं है तो इसका मतलब वसा नहीं है। तो हमने 3 परीक्षण कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको नीला काला रंग का दिखाई दे देगा और प्रोटीन के लिए आपको पर्पल कलर दिख जाए तो समझ लीजिए कि प्रोटीन है, और वसा के लिए आपको तेल पदार्थ ही दिखाई देगा। ठीक है, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी पदार्थों में उपस्थित हैं जिनको आपने परीक्षण किया है? तो हम जानते हैं कि हमने 3 परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इस पर हम बात करते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है कि विभिन्न पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है और इनसे हमें अलग अलग फ़ायदे होते हैं। इसीलिए हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये किस किस काम आते हैं, चलिए थोड़ा जानते हैं। तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमें मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने डार्क कलर से इसलिए कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कार्बोहाइड्रेट का जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मुख्य रूप से हमारे को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा से भी हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो वसा होती है, फैट होती है, की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमें वसा थोड़ा सा भी मिले तो भी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा देती है और वसा ज़्यादा ऊर्जा देती है। यानी कि वसा युक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त दोनों भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये हमें किस किस चीज़ों में दिखाई देता है। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूँ, चावल और बाजरा के, इन चीज़ों में हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। मक्का भी ले लीजिए, तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इसके अलावा तो प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो हमारे किस काम आती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता जो है शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है हमें ऊर्जा देती है और प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाती है, वृद्धि करती है। ठीक है, और हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। यानी 2 काम है हमारे शरीर को वृद्धि करना, बढ़ाना और स्वास्थ्य रखना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रोटीन युक्त यानी शरीर वर्धक भोजन कौन से होते हैं। शरीर वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाना, तो जो हमारे शरीर को वृद्धि करने में काम आता है, वृद्धि और स्वस्थ करने में, वो होता है हमारा प्रोटीन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के आता है कि शरीर वर्धक भोजन क्या होते हैं, तो आपको बताना है
प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और इसको हम लोग शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। और विटामिन जो होता है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है? विटामिन हमारे को रोगों से, बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों यानी हड्डियों, दांत और मसूड़ों यानी दांत के नीचे जो मसल्स होती, मांसपेशियाँ होती हैं, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन का क्या क्या काम हो जाता है हमारे को? आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा विटामिन कई प्रकार के विटामिन क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें जैसे विटामिन हो गया, विटामिन ए, आपने सुना ही होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। और इन विटामिन के अलग अलग कार्य भी होते हैं। विटामिनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन बी, हमें क्या है, सभी विटामिन की थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ती रहती है। और क्यों पड़ती है तो ये जानते हैं, और क्या काम है इसका। तो जैसे कि हमारे विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करती है? हमारी को त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। किसको? त्वचा और आँख के लिए बेहतर होता है विटामिन ए। जैसे गाजर वगैरह है, आप खाते हैं, विटामिन ए होती है, तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, और इसकी कमी होने से हमें रतौंधी यानी अंधेपन की बीमारी हो सकती है, रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन ए हो गया। विटामिन सी है, जैसे विटामिन सी क्या करती है? हमको विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी है, हमारी हड्डियों, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है। तो विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी का काम हो जाता है हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और ये कैसे करती है? तो हमारे शरीर जो होती है कैल्शियम वगैरह से बनी होती है, तो उनको उपयोग करने में हमारी मदद करता है विटामिन डी के थ्रू। ठीक है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप क्या है, तो विटामिन ए में आपको मिल जाता है पपीता, क्या है? पपीता है, गाजर है, आम है, दूध है और मछली का तेल है, फिश ऑयल है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। पपीता हो जाती है विटामिन ए में, गाजर हो जाती है, आम हो जाती हैं। आप दूध खाइए, आम खाइए, मछली का तेल छोड़िए, आम खाइए आप, मौसम भी आ गया है गर्मी का, तो पपीता खाइए, गाजर खाइए। तो ये चीज़ें विटामिन ए में मिल जाती है हमको। विटामिन बी में क्या क्या मिल जाती है आपको? विटामिन बी में आपको मिल जाती है भाई गेहूँ, विटामिन बी गेहूँ में मिलती है। यकृत यानी चिकन वगैरह, चावल, तो आपको विटामिन बी गेहूँ चावल दबा के खाइए, विटामिन बी पाइए। और बाकी हरी सब्जियाँ और कुछ फल में भी विटामिन बी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विटामिन सी किस में पाई जाती है। तो विटामिन सी जो ज़्यादातर है वो खट्टे पदार्थों में पाई जाती हैं, जो खट्टे होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गए। मिर्च में भी विटामिन सी पाई जाती है भाई। नींबू हो गई, आंवला हो गया। तो नींबू और आंवला ये तो खट्टे हैं, इसमें तो 100% होने ही होने हैं। तो नींबू हो गया, आंवला हो गई, मिर्च हो गया, अमरूद भी आ गया इसी में। तो संतरा है, टमाटर है, नींबू है, आंवला है, विटामिन सी में आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी में क्या आएगा आपको? मछली है, अंडे हैं, दूध है, मक्खन वगैरह है, तो विटामिन डी आती है। और सबसे जो फ्री और अच्छी चीज़ है वो हमारे सूरज की धूप है, जो विटामिन डी हमेशा देती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल क्या है, लोग धूप से तो बचते रहते हैं, तो विटामिन डी तो उनको मिल ही नहीं पाती है। तो ये बता रहा है कि इन दिनों क्या होता है कि कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप वही ऊपर बताया था, आप दूध खा सकते हैं, अंडे हैं, कहाँ गया,
विटामिन डी के लिए आप दूध खाएं, मछली खाएं, मक्खन खाएं, अंडे, ये सब मतलब शाकाहारी चीज़ें हो गई। इसमें मज़ा नहीं आता है, मतलब मज़ा तो आता है लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। दूध खाओ आप, मक्खन खाओ, अंडे भी लोग खा ही लेते हैं लगभग, मछली है और चिकन वगैरह है, तो इनमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। सूरज की धूप ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। चलिए बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हमें पेड़ पौधे से मिलती है, उनमें क्या क्या आता है? चना, मूंग, इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। विटामिन अलग है, प्रोटीन अलग। तो इसमें क्या है? प्रोटीन मिलती है हमें। प्रोटीन किसे मिलती है हमें? चना में, मूंग में, तुअर दाल में, राजमा है और सोयाबीन है, दूसरी वाली सोयाबीन, वो वाली नहीं, और ये मटर है। तो चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया। इन सब में आपको क्या मिल जाती है? प्रोटीन। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। इसके अलावा मांस मछलियों से भी मिलती है, जिसमें आते हैं मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, जो हमें जानवरों और जंतु से प्राप्त होते हैं। तो इन सब में भी प्रोटीन होती है। दूध आ गया मेन, आप पनीर खाइए, अंडे हो गए, मांस मछली हो गई। चलिए बात कर लेते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा भी कुछ होते हैं खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स भी हमारे कई काम आते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है? हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। क्या होता है? हमारे अच्छे विकास के लिए, हमारे शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको खनिज लवण की भाई ज़रूरत होती है। आपको जल की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। हमने परीक्षण किया था, टेस्ट करने के बाद हमने देखा था कि किसी पदार्थ में क्या होते हैं? वसा होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी मिल जाता है, किसी में विटामिन प्रोटीन भी मिल जाती है। तो इस प्रकार होता है क्या। और फिर भी और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है। तो इस प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए चावल में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। यानी चावल हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा दिखते हैं। इसके अलावा चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है जो चावल में ज़्यादा होते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त है। उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है चावल में। इसके अलावा क्या है? इन पोषक के शरीर को आहारी रेशे, यानी मैंने जो बताया था फाइबर, आहारी रेशे यानी कि फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी हमें प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब के अलावा हमें आहारी रेशे, जल यानी खनिज लवण में ही आते हैं आपके आहारी रेशे तथा जल। तो 5 पोषक तत्व बताए थे, उनमें खनिज लवण था। खनिज लवण में आते हैं आपके आहारी रेशे यानी फाइबर, और जल भी आवश्यक है। आहारी रेशे जिसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी फाइबर के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश, आहारी रेशे मतलब फाइबर, तीनों एक ही बात है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः कहाँ से होती है भाई? पादप उत्पादों से होते हैं, यानी पेड़ पौधे, पत्तों वगैरह, मतलब पादप पौधों से जो उनसे उत्पन्न चीज़ें हैं उनसे मिलती है। और रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या है? यानी कि हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं? साबुत खाद्यान्न, यानी साबुत जो चने हो गए, छिलके वाले चने, छिलके वाले दाल, मूंगफली वगैरह, जो भी चीज़ें हैं छिलके वाले तो उनसे हमको ये प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा क्या है? दाल, आलू ऐसे खाए तो फाइबर मिल सकती है। ताज़े फल हो गया, सब्जियां हो गया, जैसे गाजर वगैरह, इनके छिलके ना छिले, टमाटर वगैरह छिलके ना छिले, ऐसे यूज करें तो आपको फाइबर मिल जाती है।
वृक्षांश जो होती है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। फिर हम क्यों खाते हैं भाई इनको? कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का एक आवश्यक अव्यय है, यानी आवश्यक तत्व है ये। और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी जब हम इसका आयतन बढ़ा देते हैं यानी कि हमारे भोजन को और अच्छे प्रकार से उपयोगी बना देते हैं। वृक्षांश क्या होते हैं? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी क्या करते हैं भैया? वृक्षांश क्या करते हैं? हमारे पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। यही फाइबर का काम होता है कि हमारे जो पच गए हैं भोजन को, उनको निकालने में हमारी सहायता करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया जल की। जल क्या होता है भाई? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है, और ये कुछ उपस्थित पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। ठीक है, तो जल के दो काम हो जाते हैं हमारे को। एक तो उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, क्या करना? अवशोषित करना। दूसरा हमारे काम आ जाता है हमारे मूत्र यानी टॉयलेट पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। तो जल के दो काम हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे को जल क्या करती है? हमारे रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, शरीर को साफ करती है। ये हमारे जल के काम हो जाते हैं। सामान्य हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, यानी लिक्विड रूप में जिनको हम लेते हैं। लिक्विड में जल हो गए, दूध हो गए, चाय हो गए, उनके जरिए क्या होते हैं? हमको पानी मिलती रहती है हमारी बॉडी को। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन करते हैं मतलब पकाते हैं, उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। तो आइए, तो संतुलित आहार क्या होते हैं? तो सामान्य क्या होता है कि भाई पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे तो हम आहार कहते हैं, यानी हमने जो कुछ भी खाया वो हमारे आहार हो गए, भोजन हो गए, पोषक हो गए। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश यानी फाइबर, जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार क्या है? तो छोटे शब्दों में कह सकते हैं सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, उसमें वृक्षांश फाइबर भी होने चाहिए। ये हमारे संतुलित आहार है। यानी कि 5 पोषक तत्व उपस्थित रूप से अनिवार्य रूप से होने चाहिए, वही हमारे संतुलित आहार हैं, जिनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज पदार्थ, खनिज लवण, ये जो है ये 5 पोषक तत्व जिसमें हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो हमारा संतुलित आहार हो गया। ठीक है, ये थी संतुलित आहार। इसके बाद कर लेते हैं तो दालें हैं, मूंगफली हैं, सोयाबीन है, अंकुरित बीज हैं, मूंग, चना। अंकुरित बीज में क्या कहा जाता है? मूंग, चना। किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हो गए, आटे का मिश्रण जैसे मिष्टी, रोटी, थेपला, अनाज व दालें से बना, केला, पालक, सत्तू जो चने की आटे होता है, एक तरह से आटा होता है चने का, वो सत्तू होता है, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी ये सब चीज़ें हमको संतुलित आहार प्राप्त कर देते हैं। दालें हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, अंकुरित बीजें हो गई, आटे का मतलब क्या हो जाता है भाई? थेपला हो गया, दाल हो गई, थेपला जो होता है, ठीक है, हो गया, केला हो गया, पालक हो गया, सत्तू हो गई, गुड़ हो गई, उपलब्ध सब्जियां वगैरह जो भी है हमको क्या करते हैं? संतुलित आहार प्रदान करते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी कि हमने सिर्फ उचित प्रकार से खाना खा लिया ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी है
मतलब वो तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपको उचित प्रकार से पकाना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पकाने से कुछ प्रोटीन विटामिन जो है वो गायब हो जाते हैं, उसमें बचते नहीं है, वो पकने से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए, और इसके लिए क्योंकि पकाना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है पोषक तत्व जो होता है वो नष्ट ना हो, इसलिए उसको उचित प्रकार से हमें पकाना चाहिए। इसके और क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे क्या होता है सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, ठीक है। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित जो होते हैं वो विटामिन और कुछ खनिज लवण जो है वो अलग हो जाते हैं। तो मतलब साफ़ सफाई से खाना चाहिए भोजन, पर इतना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है कि ख़त्म ही हो जाए सब कुछ। तो सब्जी हो गए फल की त्वचा में, यानी जो उसकी ऊपरी परत होती होंगी उनमें महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल हो गई, दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित जो विटामिन है और कुछ खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया, अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है, कितना अधिक जल का उपयोग किया जाता है और उसके बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक जो प्रोटीन है तथा खनिज लवण की हानि हो सकती है। क्योंकि हमने सब्जी बनाई, उसमें पानी ज़्यादा डाला और जो तरी बन गई, हमारी रस बन गई, उसमें सारी प्रोटीन वगैरह तो उस रस में आ गई ना, फिर अगर उसको फेंक देंगे तो बचा क्या फिर। तो ये भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा क्या है, पकाने में विटामिन जो सी होती है वो आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तो जिसमें विटामिन सी वाले जो युक्त पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन सी होती है उनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, मतलब लिमिट में पकाना चाहिए, जितना वो सीज जाए, मतलब पक जाए अच्छे से, बस ज़्यादा नहीं, देर तक नहीं रखना चाहिए। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो बूझो सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी वसायुक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। क्या होता है भाई, अब कह रहा है बूझो क्या कह रहा है कि जब हमें पता है कि वसा में अधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है, तो हम क्यों ना वसायुक्त पदार्थ खाएं। तो अगर वो खाता है तो फिर क्या होता है देखते हैं ज़रा। तो एक कटोरी वसायुक्त भोजन में क्या होता है, हमको अधिक ऊर्जा मिलती है। तो अतः उसने क्या है, तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। फिर क्या हुआ भाई, क्या आप सोच सकते हैं कि वो ठीक था? निस्संदेह नहीं था, मतलब वो ठीक नहीं था भाई। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, आपको मोटापा बढ़ा सकता है भाई, चर्बी निकाल सकती है, फैट। तो क्या होता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक क्या कहता है भैया, मोटापे का कारण हो सकती है। यानी ग्रीन कलर में मैंने जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और जो डार्क किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। इस पर थोड़ा गौर से आप पढ़ सकते हैं, अपनी किताबों में अंडरलाइन कर सकते हैं। और बात करते हैं अभावजन्य रोग। यानी कि अभावजन्य रोग क्या होता है, यानी कि जब हम कोई प्रोटीन विटामिन है उसकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाने के कारण जो हमारे को रोग उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य यानी कि अभाव के कारण जन्म हुआ, अभावजन्य जन्म, अभाव यानी कमी से, यानी कि विटामिन प्रोटीन की वगैरह इनकी कमी से जो हमें रोग हुआ है उसको कहते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि ये कमी जो है लंबी अवधि तक रहती है, क्या लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति जो है उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव जो होता है हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं भैया, रोग और विकृतियां उत्पन्न करती हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। तो एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, यानी पोषक के अभाव के कारण होगी, कमी के कारण हो जाती है, तो अभावजन्य रोग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त
प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे अब प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं आपको, वृद्धि यानी कि आप लंबे वगैरह नहीं हो सकते, चेहरे पर सूजन आ सकती हैं, बालों के रंग जो है वो उड़ना, बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाता है भाई, त्वचा की बीमारियां और पेचिस जो रोग होती हैं वो होने लगती हैं आपको। तो प्रोटीन के देख रहे, प्रोटीन कमी होने से कितना कुछ हो सकता है, आपकी शरीर की ग्रोथ नहीं हो सकती है, चेहरे पर सूजन से आ सकते हैं, बालों के रंग उड़ने लगते हैं, त्वचा पर बीमारियां होने लगती हैं, पेचिस हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती है, रुक सकती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, इनकी कमी से आपको ग्रोथ रुक सकती है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो प्रोटीन और भाई कार्बोहाइड्रेट जरूर लीजिएगा। सभी संतुलित आहार इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बात कर लेते हैं सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम जो है वो संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। संतुलित आहार लो, जब तक आप संतुलित आहार नहीं लेंगे जब तक आप अभावजन्य रोगों से छुटकारा नहीं पा सकते। तो एमसीक्यू बन सकता है कि अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या लेने की आवश्यकता है, तो हमको संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है जिसमें पांचों तत्व हो, पांचों पोषक तत्व आ जाते हैं। तो इसके अलावा आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता देता हूँ आपको, ये इसमें से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बनते हैं, तो कृपया करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं विटामिन ए होता है, उससे उसकी कमी होने से क्या होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा हमको इस चीज़ की कमी हो रही है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए में क्या हो जाता है आपको, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है आपको दृष्टिहीनता, यानी कि रतौंधी की बीमारी जो बोलते हैं हमको, वो होने लगती है, यानी कि हमें कम दिखाई देती है। जैसे कि क्या है हमारी लक्षण क्या होते हैं, कम दृष्टिकोण यानी हमें कम दिखाई देना, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से। विटामिन ए की कमी होने से हमारी क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी कि हमें कम दिखाई देता है, अंधेरे में कम से कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1, विटामिन बी से हमको बेरी रोग होता है कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग कमी होता है, मतलब बेरी रोग हो जाता है हमको। इसके अलावा दुर्बल पेशियाँ, इसकी मतलब लक्षण क्या होते हैं भाई, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। जब हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती है और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है, यानी हमें थकान सा महसूस होता है, तो विटामिन बी की कमी है, बेरी रोग हो सकता है। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, यानी जब आपके घाव भरने में अधिक समय लग रहे हैं, मसूड़ों से खून निकल रहा है, यानी कि आपको विटामिन सी की कमी हो रही है, बॉडी में स्कर्वी रोग हो सकती है। विटामिन डी, रिकेट्स, इसकी कमी से हमको रिकेट्स होती है। इसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर होने लगती है। कैल्शियम क्या करती है, हमारी अस्थियाँ और दंत से करती हैं कमज़ोर, यानी कि इससे रोग होते हैं अस्थियाँ और दंत से का, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत जो हमारे हैं वो ख़राब होने लगते हैं, दंत से होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से हमको क्या होता है, घेगा, यानी कि गोइटर हो सकती है। घेगा यानी गले में क्या होता है, एक गला जो ऊपर से गोल से आने लगते हैं, इसके ऊपर वो भर जाती है गला ऊपर से, तो ये हो जाता है। तो गर्दन की जो ग्रंथि का है वो फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, लो, इससे क्या होती है, अरक्तता आ जाती है, यानी कमजोरी।